रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो रिलेशन बताते हैं। हाँ, वो तो नाम से जैसा आपको समझ रहे हो कि रिलेशन, रिलेटिव क्या है? रिलेशन से बना है, यानी जो संबंध बनाता है। तो ऐसे इसे डिफाइन कैसे करते हैं कि ए रिलेटिव प्रोनाउन इज वन व्हिच इज यूज्ड टू रिफर टू नाउन्स mentioned previously, whether they are people, places, things, animals, or ideas. Relative pronouns can be used to join two sentences. यानी ये तो दो माने नाउन्स के लिए तो यूज होता है, ये दो सेंटेंस को भी जोड़ता है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त हो, माने उस समय नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। रिलेटिव प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त हो और दो वाक्यों को जोड़े। वह नाउन जिसके स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग होता है वह उसका एंटीसीडेंट कहलाता है। ये हमने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जब जिस नाउन के लिए प्रोनाउन का यूज होता है वह उसका एंटीसीडेंट कहलाता है। नाउन में वह एपोजिशन होता है, अगर नाउन के बदले नाउन यूज होता है तो वह एपोजिशन कहलाता है, लेकिन अगर नाउन के लिए प्रोनाउन यूज होता है तो वह नाउन जो है उसका प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहलाता है। मान लो हमने एक सेंटेंस लिया कि राम इज माई फ्रेंड, या ऐसे बोलो कि आई मेट राम, फुल स्टॉप है, आई मेट राम, राम हैड जस्ट रिटर्न। अब इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करना है, तो कैसे करेंगे? मैं राम से मिला, राम जस्ट लौटा है, इसलिए क्या राम हैड जस्ट रिटर्न। तो यहाँ राम को हटाकर उसके लिए क्या कौन सा प्रोनाउन लाएंगे? रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? हु, दैट, वेयर, ये सब होते हैं ना। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? मैं राम से मिला जो जस्ट लौटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हु। हाँ, तो ये क्या है? हु यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो कहते हैं द वर्ड हु ज्वाइंस और कनेक्ट्स टू स्टेटमेंट्स, इट देयरफॉर डज द वर्क ऑफ ए कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम भी क्या होता है? जोड़ना। ऐड कर। हाँ, जैसे एंड ये सब यूज करते हैं हम कंजंक्शन के लिए। तो कहता है कि यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये डबल वर्क कर रहा है। द वर्ड हु देयरफॉर डज डबल वर्क, द वर्क ऑफ ए प्रोनाउन एंड ऑल्सो द वर्क ऑफ ए कंजंक्शन। लेकिन इसको हम कंजंक्टिव प्रोनाउन तो नहीं कह सकते ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। वैसे तो एक क्योंकि कंजंक्शन का काम कर रहा है तो कहीं कहीं कंजंक्टिव प्रोनाउन का भी यूज होता है, लेकिन इट इज हाउएवर called a relative pronoun because it refers or relates to some noun going before, which is called its antecedent. यानी एंटीसीडेंट क्या होते हैं, इसको भी हम बार बार आपको रिपीट कर देते हैं कि आप उसे भूलना मत। इस तरह कौन कौन से जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं? मैम हु होता है, होम होता है, विच होता है, हुज, हाँ, दैट। मान लो हमने एक सेंटेंस कहा आपको, आई फाउंड द पेन व्हिच आई हैड लॉस्ट। इसमें इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? विच। व्हिच। यहाँ पर व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन है और उसका एंटीसीडेंट क्या कौन है? किसके लिए व्हिच यूज हुआ है? आई फाउंड द पेन व्हिच आई हैड लॉस्ट। तो व्हिच किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? क्या मिला हमें जो खो गया था? पेन के लिए। तो यहाँ पर व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन है और पेन क्या है? पेन उसका एंटीसीडेंट है। अब समझ में आया कि जिसके लिए वह यूज हो रहा है वह नाउन जो है
वह उसका एंटीसीडेंट है। रिलेटिव प्रोनाउन है हु है, जैसे आपको पता है, हु, हुज, whom, which, that, what, as, but, ये सब भी यूज होता है। अब कहाँ क्या यूज होता है वो आप देखो। जैसे नॉमिनेटिव केस में हमने कहा था कि जब हम नॉमिनेटिव केस का पता करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, कौन सा क्वेश्चन मार्क वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड कौन सा यूज करते हैं। राम इज ईटिंग, तो क्या यूज करेंगे इसको प्रश्न पूछने के लिए। राम इज ईटिंग, राम क्या है, नॉमिनेटिव केस में है ना। अगर हमने आपसे पूछा हु इज ईटिंग, तो क्या लगाया हमने, हु। वही चीज कह रही, हु नॉमिनेटिव केस में यूज होता है, हुज पॉजेसिव केस में, और हूँ ऑब्जेक्टिव केस में। तो आप पहले भी बता चुके हैं आपको, उसका यहाँ क्या यूज है वो बता रहे हैं ना। अच्छा, एक आप कोई एक सेंटेंस देते हैं, आप बताओ ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आई हैव रीड, रीड नहीं, हैव के साथ क्या लगाएंगे, कौन सा टेंस है। आई हैव, स्पेलिंग तो वही होती है, क्या बोलेंगे, मैंने पढ़ा है, रेड रेड। आई हैव रेड ऑल टैगोर्स बुक्स हु रोट गीतांजलि। सही है क्या सेंटेंस। आई हैव रेड ऑल टैगोर्स बुक्स, टैगोर्स पॉजेसिव केस में लिखा है, टैगोर्स बुक्स हु रोट गीतांजलि। ये सही है सेंटेंस। हमने आपको क्या कहा था, नहीं आप ध्यान दो, हमने क्या कहा था, राइट आएगा। जब भी किसी की मौलिक कृति होगी वहां पर पॉजेसिव केस में एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता, क्या होगा, आई हैव रेड ऑल द बुक्स ऑफ टैगोर। जब भी किसी की क्रिएशन या रचना की बात आती है जो उसकी मौलिक कृति है, तो वहाँ पर हम एपॉस्ट्रोफी एस लगाकर पॉजेसिव केस नहीं बनाते, क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। आई हैव रेड ऑल द बुक्स ऑफ टैगोर, ना कि टैगोर्स बुक्स। आई हैव रेड ऑल द बुक्स ऑफ टैगोर हु रोट गीतांजलि। रिलेटिव प्रोनाउन का भी जो नंबर है, पर्सन, जेंडर, सब अपने एंटीसीडेंट के अनुसार ही होता है। यानी जो जिस नाउन के लिए वो यूज हो रहा है उसका जो नंबर है, पर्सन है, जेंडर है, उसी के अनुसार वो रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज होगा। अब जैसे ही इज द टीचर हु टीचेज मी डेली, सही है गलत है। ही इज द टीचर हु टीचेज मी डेली, सही है ना, ये सही है। अकबर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स दैट हैव रूल्ड इंडिया। यहाँ कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, दैट। अकबर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स दैट हैव रूल्ड इंडिया। इस तरह कहते हैं हु जो है केवल जिनमें जान यानी सजीव प्राणियों के लिए आता है, हु यानी लिविंग बींग्स के लिए आता है। जैसे द बॉय हु इज सिंगिंग इज माई ब्रदर, यानी जिनमें जान है, कहते हैं कि लिविंग बींग्स के लिए हु का यूज होता है। और व्हिच का यूज किसके लिए यूज होता है, जिनमें जान नहीं है, जो नॉन लिविंग बींग्स हैं। व्हिच बेजान चीज़ों और छोटे जानवरों के लिए आता है। जैसे हमने कहा कि मैंने वो पेन खो दी जो मैंने कल खरीदा था, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई लॉस्ट द पेन व्हिच आई बॉट यस्टरडे।
यहाँ पर हु नहीं लगाएंगे, व्हिच लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पेन में कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, इसमें जान नहीं है। लेकिन जब कैट है, कैट के साथ भी हम लगाते हैं, इसलिए कहते हैं कि व्हिच बेजान चीज़ों यानी नॉन लिविंग बींग्स, और इसीलिए नॉन लिविंग बींग्स टोटल नहीं कहते, कहते व्हिच बेजान चीज़ों जिनमें जान नहीं है, या जो और छोटे जानवरों के लिए उपयोग होता है, कैट के लिए यूज होता है। जैसे मान लो द कैट विच वाज लाइंग हियर डाइड टूडे। ये हमेशा दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, इसलिए बीच में, नहीं तो इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। दैट का प्रयोग किसके लिए होता है? व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए होता है। यदि बात पर जोर दिया जाए, बल दिया जाए, स्ट्रेस दिया जाए, तब दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो हम कहते एनी बॉय दैट स्टील्स, चोरी करना, STEALS, एनी बॉय दैट स्टील्स मस्ट बी पनिश्ड। यहाँ क्या दैट का यूज हुआ? मस्ट बी यानी उस बात पर बल दिया जा रहा है, जो भी चोरी करता है उसे अवश्य सजा दिया जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग हु एवं व्हिच के स्थान पर भी होता है, लेकिन वो कहाँ कहाँ होता है वो अलग अलग चीजें हैं। जैसे हु और व्हिच, जैसे महात्मा गांधी वाज द फर्स्ट पर्सन, फिल इन मान लो इसे भरो, तो यहाँ क्या भरोगे? महात्मा गांधी वाज द फर्स्ट पर्सन डैश वाज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। कौन सा प्रोनाउन डालें यहाँ पे? यही तो बता रहे थे कि हु और व्हिच के स्थान पर होगा किस केस में? जैसे ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, फर्स्ट सेकंड वन एडजेक्टिव के है, या सुपरलेटिव डिग्री है, उसके बाद दैट का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री पता है ना? जब यहाँ पर द ग्रेटेस्ट या ये सब जब बोलेंगे तो क्या होगा वो कौन सी डिग्री में? सुपरलेटिव डिग्री में। तो यहाँ पे होगा महात्मा गांधी वाज द फर्स्ट इंडियन दैट वाज रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। अच्छा, अब जैसे हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं, दिस इज द बेस्ट बुक डैश आई लाइक। दिस इज द बेस्ट बुक डैश आई लाइक। कौन सा प्रोनाउन? दैट आई लाइक। हाँ, क्योंकि द बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। द वाइजेस्ट मैन, ध्यान देना, द वाइजेस्ट मैन डैश एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स। ये भी दैट आएगा। क्यों? वाइजेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। हाँ। इसी तरह एनी, ओनली, ऑल, नन, एनीथिंग, नथिंग के बाद भी क्या आएगा? दैट। कौन कौन से वर्ड हैं? एनी, ओनली, ये सब मैंने आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एनी अगर आ रहा है सेंटेंस में तो उसके बाद भी दैट यूज आएगा। ओनली है तब भी दैट, ऑल उसके साथ भी दैट, नन है तब भी दैट, एनीथिंग है तब दैट, नथिंग है तब भी दैट। यानी इसमें से बहुत सारे क्या हैं? आपको कौन से प्रोनाउन है? एनीथिंग, नथिंग, एनी, नन, इंडिफिनिट है ना। तो इसमें से मान लो हमने कहा ही इज द ओनली मैन डैश स्टोल माई बुक। दैट ही इज द ओनली मैन दैट स्टोल माई बुक। ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये तो आपने सभी ने सुना होगा। हाँ, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। लेकिन ये ध्यान दें कि यहाँ पे ऑल यूज हो रहा है, इसलिए दैट यूज होगा। आई सी नथिंग,
डैश इज हार्मफुल। यहाँ नथिंग का यूज हो रहा है, तो नथिंग के साथ भी किसका यूज होता है? दैट का। आई that सी तो नथिंग दैट इज हार्मफुल। नन डैश इज ए thief कैन एवर बी हैप्पी। नन के साथ भी दैट यूज होता है। नन दैट इज ए thief कैन एवर बी हैप्पी। अब एक चीज और भी अभी हमने आपको बताया, जब कोई ऐसा एडजेक्टिव किसी के लिए यूज हो रहा हो जो उसकी विशेषता बतलाता हो, तो उसके लिए भी दैट का यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री हो तब भी दैट का यूज होता है। एनी, ओनली, ऑल, नन, एनीथिंग, नथिंग हो तब भी दैट का यूज होता है। और अब कहते हैं कि जब एंटीसीडेंट कॉमन जेंडर हो। कॉमन जेंडर में क्या आते हैं? वो मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, फेमिनिन भी हो सकते हैं। जैसे पेरेंट्स, फ्रेंड, ये सब क्या है? ये सब कॉमन जेंडर है। तो इनके साथ किसका यूज होता है? दैट का। माई फ्रेंड है, तो इसके साथ भी जो ऐसे सेंटेंस है जब भी आएंगे पेरेंट्स के अब इसमें आपको पता थोड़ी चल रहा है फ्रेंड मेल है या फीमेल है। तो कॉमन जेंडर में वैसे आते हैं, बच्चे, चिल्ड्रन है। आप कैसे भी इसमें इसको करोगे कि कौन बच्चे हैं, कैसे बच्चे हैं? और बॉयज गर्ल्स होंगे तब तो आप कर लोगे, लेकिन अगर चिल्ड्रन होंगे तो नहीं। तो कह रहे हैं जब एंटीसीडेंट कॉमन जेंडर हो तो दैट का प्रयोग करते हैं। फिर कहते हैं जब दो एंटीसीडेंट्स, अब एंटीसीडेंट्स में तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। जब दो एंटीसीडेंट में से एक मेल और दूसरा जानवर या वस्तु हो। मान लो एक सेंटेंस में दो नाउन है और उनके लिए जो उसमें से एक क्या है, मैस्कुलिन जेंडर में है और दूसरा जानवर है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसको वहाँ भी दैट का यूज होता है। जैसे द बॉय एंड द डॉग। द बॉय एंड द डॉग, एक मेल है, दूसरा एनिमल है। द बॉय एंड द डॉग दैट वेयर हियर हैव डिसअपियर्ड। तो यहाँ भी दैट का यूज होगा। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बाद, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बाद भी दैट का ही यूज होता है। जैसे व्हाट वाज द सीक्रेट दैट ही इम्पार्टेड टू यू। अब शुरू तो इंट्रोगेटिव, ये जो हु और व्हाट और व्हिच है, ये क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, केवल इसके यूज में अंतर है। ये जब बीच में, सेंटेंस के बीच में यूज होते हैं तो ये क्या है? ये आपको रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। लेकिन जब ये वर्ड के शुरू में यूज हो रहे हैं तो क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जा रहे हैं। जैसे हु है, हु तो आप यहाँ रिलेटिव भी है, लेकिन हमने मान लो पूछा हु वाज द बॉय दैट स्टोल माई बुक, तो यहाँ क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। और इसके साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा तो क्या यूज होगा? दैट। अब दो रिलेटिव प्रोनाउन एक साथ तो यूज नहीं हो सकते ना। हु वाज द बॉय दैट स्टोल माई बुक, तो ये क्या रूल हो गया है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के साथ भी दैट का यूज होगा। फिर अगर जब एंटीसीडेंट के पहले सेम, सेम ही सेम, सच या एज, सेम, सच या एज आए तो उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन एज का प्रयोग होता है। जैसे कहते हैं एज मेनी मेन एज केम वेयर कॉट। अब ये तो आप लोग हमेशा यूज करते हो ना, अगर शुरू में एज है तो मैंने उसके जैसा, तो एज ही यूज होता है हमेशा उसके बाद भी। जैसे हमने कहा, मान लो दिस इज नॉट सच ए गुड बुक एज आई एक्सपेक्टेड। जैसा हमने, जैसे हमने उम्मीद की थी, जैसे हमने अपेक्षा की थी, नहीं या वैसी अच्छी बुक, दिस इज नॉट सच ए गुड बुक एज आई एक्सपेक्टेड। यहाँ पे एज रिलेटिव प्रोनाउन आएगा।
यानी सेम, सच, एज, इन तीनों के साथ भी दैट ही एज आता है। सेम, सच और एज के साथ कौन सा प्रोनाउन आएगा? रिलेटिव, एस, एज। अगर कहते हैं सेम के बाद जो दूसरा सेंटेंस है उसमें वर्ब हो तो केवल एज ही प्रयोग हो सकता है। जैसे दिस इज द सेम बुक एज योर्स, लिखते हो ना इस तरह, जैसी तुम्हारी है वैसी ही यह किताब है। दिस इज द सेम बुक एज योर्स। सेम के बाद वर्ब हो तो एज और दैट दोनों प्रयोग हो सकते हैं। पहले में क्या है? वर्ब छिपा है। योर्स के बाद हमने कुछ लिखा नहीं है, हम अंडरस्टूड है कि क्या, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज द सेम बुक एज योर्स। लेकिन अगर ऐसे हम लिखते हैं दिस इज द सेम बुक एज आई लॉस्ट, तो यहाँ भी एज का यूज होता है, जबकि यहाँ दूसरा वर्ब भी है, आई लॉस्ट। और एज के बदले हम दैट का भी यूज कर सकते हैं इसमें कि दिस इज द सेम बुक दैट आई लॉस्ट। इसमें एज और दैट दोनों प्रयोग हो सकते हैं अगर वर्ब लिखा हो तो। जब सेम के बाद वर्ब लिखा हो तो एज और दैट दोनों प्रयुक्त हो सकते हैं, लेकिन अगर सेम के बाद दूसरे उपवाक्य में वर्ब छिपा हो तो केवल एज का प्रयोग करते हैं। अब पहले, इसीलिए पहले सेंटेंस में हमने क्या कहा? दिस इज द सेम बुक एज योर्स, सिर्फ एज का प्रयोग होगा। लेकिन दूसरे सेंटेंस में हम कहें दिस इज द सेम बुक एज आई लॉस्ट, यहाँ पर एज की जगह पे दैट भी लिख सकते हैं। दिस इज द सेम बुक दैट आई लॉस्ट। इसमें आई लॉस्ट यानी लॉस्ट क्या है? वर्ब भी यहाँ पे लिखा है। पिछले पहले सेंटेंस में वर्ब क्लियर लिखा नहीं था, वो अंडरस्टूड था। अब कहते हैं चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन स्वयं कंजंक्शन का भी कार्य करता है, इसीलिए व्हिच के पहले एंड या बट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन आपको पता है कंजंक्शन का भी कार्य करता है, तो जो एंड और बट ये सब जो कंजंक्शन है उसका यूज नहीं करेंगे। मान लो कहते हैं आई बॉट ए बुक बट व्हिच आई डिडंट लाइक, करेक्ट है या इनकरेक्ट है? हमने पहले कह दिया बट का यूज नहीं करना है। आई बॉट ए बुक बट व्हिच आई डिडंट लाइक, इसको करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई बॉट ए बुक, बट नहीं लगाएंगे। आई बॉट ए बुक व्हिच आई डिड नॉट लाइक, सिर्फ व्हिच लगाएंगे। यानी जहां भी एंड और बट का प्रयोग किसके पहले नहीं करेंगे? व्हिच के पहले नहीं करेंगे। तो इस तरह किस किस चीज का प्रयोग, हु और व्हिच का प्रयोग, हु किसके लिए करेंगे? लिविंग बींग्स के लिए। व्हिच किसके लिए करेंगे? जो बेजान चीजें हैं, चेयर, मेज, ये सब क्या है? टेबल, सबके लिए। या फिर पेन, बुक, सबके लिए व्हिच। या फिर छोटे जानवरों के लिए। दैट का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए होता है। दैट का प्रयोग हु और व्हिच के स्थान पर कई जगह होता है, जैसे ऑब्जेक्टिव्स या ऑब्जेक्टिव्स के एडजेक्टिव्स, जिसमें किसी की विशेषता बताते हैं। या फिर सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी दैट का प्रयोग होता है। एनी, ओनली, ऑल, नन, एनीथिंग, नथिंग के बाद दैट का प्रयोग होता है। जब एंटीसीडेंट कॉमन जेंडर में हो तब दैट का प्रयोग होता है। जब दो एंटीसीडेंट्स में से एक मेल और दूसरा एनिमल या ऑब्जेक्ट हो तो दैट का यूज होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हु, व्हाट के बाद दैट का प्रयोग होता है। लेकिन जब एंटीसीडेंट के पहले
सेम, सच या एज आए तो उसके लिए एज का प्रयोग होता है। सेम के बाद अगर वर्ब लिखा हो तो एज और दैट दोनों यूज कर सकते हैं, और व्हिच के पहले एंड और बट का यूज नहीं करते। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें। आप कहते हैं चूंकि दो सेंटेंस को यूज करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो इसमें क्या है, क्लॉज भी बोलते हैं। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ये आपको पहले भी पता है, बताया था हमने कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, उसका अपना अर्थ होता है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज का अपना अर्थ नहीं होता है। इन दोनों दो क्लॉज को भी रिलेटिव प्रोनाउंस के द्वारा ऐड किया जाता है। अब जैसे एक सेंटेंस हम वो बता रहे हैं आपको, द साइक्लिस्ट हु वोन द रेस ट्रेंड हार्ड। करेक्ट सेंटेंस है या इनकरेक्ट? प्रियंका रावत, द साइक्लिस्ट हु won the WON won the race trained hard। करेक्ट सेंटेंस है या इनकरेक्ट? साइक्लिस्ट है जिसने कड़ी ट्रेनिंग ली है, वह रेस जीत गया। तो ये करेक्ट है इनकरेक्ट है? कोई बोलता ही नहीं है, कैसे होगा? कुछ तो बोलो, पता चले, कुछ समझ में आया नहीं आया। सही है ना? हमने किसके Yes, लिए ma'am. यूज करना है रिलेटिव प्रोनाउन? हु चूंकि, साइक्लिस्ट के लिए। हाँ, तो साइक्लिस्ट तो लिविंग बींग है ना, तो इसके लिए हु का यूज कर सकते हैं ना। यहाँ पे हु करेंगे, इसीलिए द साइक्लिस्ट हु वोन द रेस ट्रेंड हार्ड सही सेंटेंस है। अब जैसे द पैंट्स, PANTS, पैंट्स या ट्राउजर्स कुछ भी ले लो, दैट आई बॉट यस्टरडे आर ऑलरेडी स्टेंट, या कुछ भी बोलो उसके लिए। ये सही है। पैंट्स के लिए हमने कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया? द पैंट्स दैट आई बॉट, यानी दैट क्यों यूज किया? ये लिविंग बींग्स में थोड़ी आता है कि इसमें थिंग्स है, ऑब्जेक्ट्स है, जो भी है, मैंने वस्तु है, इसके लिए हमने दैट का यूज किया। अब हु एवर और हुम एवर ये सब का भी यूज करते हैं, वो थोड़ा आपको हायर में चला जाता है। द 4 टीम लीडर्स, हु एवर, WHO में EVR लगाते हैं ना, वेन एवर, हु एवर, हुज एवर, ऐसे बनाते हैं हम लोग वर्ड। द 4 टीम लीडर्स whoever the committee selects will be at tomorrow's meeting। तो इसमें क्या है, कॉमा लगाने पड़ते हैं सेंटेंस में इस तरह के में। जैसे द 4 टीम लीडर्स, 4 टीम लीडर, इसके बाद कॉमा लगाएंगे। फिर whoever the committee selects, जिन्हें कमेटी सेलेक्ट करती है, विल बी, यहाँ भी कॉमा लगाएंगे, विल बी एट टुमारोज मीटिंग, कल की मीटिंग में होंगे। तो यहाँ ऐसे सेंटेंस में हु के साथ एवर, हु एवर एक साथ लगता है। अब जैसे व्हेन है, रिलेटिव प्रोनाउन का भी ये भी काम, व्हेन भी, WHEN, व्हेन भी यूज होता है। द बुक व्हेन इट वाज फाइनली रिटर्न्ड वाज टोर्न, माने फटे हुए थे। तो द बुक के बाद भी कॉमा लगाते हैं। व्हेन इट वाज फाइनली रिटर्न्ड, इसके बाद भी कॉमा लगाते हैं, वाज टोर्न। इस तरह के भी
सेंटेंसेस बनते हैं। अब मान लो एक छोटा सेंटेंस देते हैं आपको, द फेस्टिवल कॉमा डैश लास्टेड ऑल डे एंडेड विथ ए बैंक्वेट। एक त्योहार जो समाप्त हो गया, अंत में क्या, एक पार्टी हुई, बैंक्वेट हुआ। तो उसके लिए द फेस्टिवल के लिए कौन सा यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा? लास्टेड से पहले दैट, हु, व्हिच, व्हाट, क्या यूज करोगे? सिर्फ इतना ही मान लो, द फेस्टिवल डैश लास्टेड ऑल डे, क्या यूज करोगे? द फेस्टिवल which lasted all day ended with a banquet। मान लो उससे भी छोटा सेंटेंस देते हैं, दिस इज द प्लेस डैश वी मेट व्हेन वेयर हु दैट। where, दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट। अच्छा, एक और लो, आई सॉ द शूज, आई सॉ द शूज, मैंने जूतों को देखा, डैश यू बॉट लास्ट वीक ऑन सेल। which I bought, फिर आई सॉ द शूज दैट आएगा, दैट यू बॉट लास्ट वीक। अभी इसमें थोड़ी देखना पड़ेगा आपको। कहते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज टू कंबाइन टू क्लॉजेज इनटू वन। अभी हमने कहा ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, तो इन दोनों क्लॉज को जोड़ता है। Besides combining the two clauses, the relative pronoun acts as the subject or object of the verb in the relative clause। relative clause dependent clause को कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, द बॉय सॉल्व्ड द पजल, फुल स्टॉप, ही वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर। द बॉय सॉल्व्ड द पजल, PUZZLE, यानी पजल उसने सॉल्व किया। ही वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर। इसे कंबाइन करेंगे, दो क्लॉज हैं, वी कैन की कम। जगह पे हो आ जाएगा। हाँ, द बॉय हु सॉल्व्ड द पजल वाज प्रेज्ड बाय द टीचर। हाँ, ठीक है। जैसे दिस इज द हाउस, फुल स्टॉप, राम बिल्ट इट, क्या करोगे, क्या लगाओगे? दिस इज द हाउस, फुल स्टॉप, राम बिल्ट इट। दिस इज द हाउस, यह एक घर है, यह घर है, राम ने इसे बनाया। That put the ram, that दिस put इज द ram, हाउस दैट राम बिल्ट, ram दैट put ram. लगाएंगे बस। ब्रिंग मी द फाइल, फुल स्टॉप, द फाइल इज ऑन द टेबल। यहाँ क्या लगाएंगे? ब्रिंग मी द फाइल, फुल स्टॉप, द फाइल इज ऑन द टेबल। फाइल को Bring me the हटाना है file यहाँ that से is ना। on the table. That is on the table. हाँ, ब्रिंग मी द फाइल दैट इज ऑन द टेबल। Table. आई सॉ I ए सोल्जर, saw a soldier ही हैड लॉस्ट had lost एन आर्म। an arm.
सोल्जर के लिए क्या आएगा? सोल्जर के लिए क्या है? लिविंग बीइंग है ना। लिविंग बीइंग है ना। ही को हटाकर उसकी जगह क्या लाओगे? हु। हु है। हाँ, इसमें और भी एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, वो आप उसे पढ़ोगे तब पता चलेगा ना। इसमें दो तरह के रिलेटिव क्लॉज भी होते हैं, एक रेस्ट्रिक्टिव होता है, एक नॉन रेस्ट्रिक्टिव होता है। वो बताऊं नहीं बताऊं? बताओ। ज्यादा लंबा हो जाता है या तो तुम कंफ्यूज करोगे। बस इतना तो याद रखना कि हु क्या है। हु रिफर्स टू ए पर्सन एज द वर्ब सब्जेक्ट। हुम, हु और हुम दोनों क्या है? रिफर्स टू ए पर्सन एज द वर्ब ऑब्जेक्ट। यानी हु क्या है? वर्ब सब्जेक्ट के लिए आता है, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह। हुम वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह। दोनों रिफर्स टू ए पर्सन, पर्सन के लिए आता है। व्हिच क्या है? व्हिच रिफर्स टू एन एनिमल और थिंग। व्हाट रिफर्स टू ए नॉन लिविंग थिंग। दैट क्या है? रिफर्स टू ए पर्सन, एनिमल और थिंग। सभी के लिए आता है। बाकी और कुछ हमने आपको बताया अलग से तो किसके लिए आता है। जैसे द वीमेन हु केम टू द डोर लेफ्ट फ्लावर्स फॉर यू। यहाँ भी वीमेन के लिए क्या आया? हु। इसमें कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस की बात आती है, जैसे हु एवर, हुम एवर, व्हिच एवर, व्हाट एवर, इस सबको कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। सब चले गए धीरे धीरे, 9 ही बचे हैं। स्टूडेंट से होते हुए क्या करूं बताओ। अब रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज और नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज भी बताना था। मैम कल करा दीजिएगा। मैम एक क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ बताओ। बताओ। मैम जो आपने बोला ब्रिंग मी द फाइल इज ऑन द टेबल। हाँ, हाँ। तो इसके लिए दैट लगेगा, विच लगेगा? ब्रिंग द फाइल दैट। क्योंकि कहीं के पे ना विच दे रखा था। कहाँ पे? मतलब ब्रिंग द फाइल विच इज ऑन द टेबल ऐसे भी दे रखा था ना, इसलिए पूछा। अच्छा, मुझे तो लगता मैम है आपने बताया था ना कि दैट लगेगा। विच दैट नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए यूज होता है, और विच नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। इसका और भी तो नियम है, प्रीपोजिशन होगा तब क्या होगा। व्हिच, व्हिच भी लग सकता, व्हिच भी तो हमने बताया था कि हाँ इसके लिए आता है, थिंग्स के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए आता है। व्हिच लगा सकते हो, ठीक है। ब्रिंग मी द फाइल दैट इज ऑन द टेबल, ठीक है। दैट नहीं, व्हिच इज ऑन द टेबल, सही बोल रहे हो। व्हिच आ सकता है। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टिव और कल पढ़ोगे? पढ़ोगे तो इससे खत्म करूँ या फिर खुद से पढ़ लेना, क्या करूँ? यस मैम। मैं इसको कल खत्म करना है मुझे। पॉजेसिव भी, इंट्रोगेटिव भी, इसमें कुछ है ही नहीं अब। इनमें कुछ तो स्टूडेंट्स है जिन्हें लगता है, मुझे लगता है जो ये इंग्लिश का क्या करना है मुझे, ग्रामर का।